नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी कब्रिस्तान की 10 एकड़ जमीन करेगी वक्फ बोर्ड के हवाले, जुमे को होगी हवालगी की कार्रवाई। नई हुकूमत में अक़लियतों के मुनासिब नुमाइंदगी जरूरी, रहमान खान ने आइन की ताज़दारी की जताई उम्मीद। मोदी के ताल्लुक से राय कायम करना क़ब्ल वक्त होगा, मुसलमान तब्दीली को कबूल करना सीखें, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के दानिशवरों की राय। और कर्नाटक में बीड़ी मजदूरों के मसाइल को हल करने के लिए काबीना की सब कमेटी की तश्कील पर गौर, वज़ीर आला से की जाएगी नुमाइंदगी। खास बात में सबसे पहले बड़ी खबर। नरेंद्र मोदी अभी मुल्क के नामजद वजीर आजम हैं और उनकी हलफबरदारी होना है, लेकिन मरकज की बागडोर संभालने वाली एनडीए हुकूमत में एक भी मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट नहीं है। ऐसे में अक़लियतों की नुमाइंदगी कौन करेगा और अक़लियतों की नुमाइंदगी कैसे होगी, ये सवाल पूरी शिद्दत से उठ रहा है। कांग्रेस दौरे हुकूमत में अक़लियती उमूर के वजीर रह चुके के रहमान खान ने मुतालबा किया कि नई हुकूमत में अक़लियतों को भी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। ये बीजेपी को गौर करना चाहिए। क्या वो समाजी इंसाफ की जो बात वो करते हैं, इस तरह की एक 15 से 18% रहने वाले आबादी का कोई नुमाइंदा उनका लोकसभा में ना हो और सरकार में ना हो, तो एक नुमाइंदगी सरकार नहीं कहलाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि मुझे खुशी है कि हिंदुस्तान के बहुत से अखबारों ने अपने एडिटोरियल में इसकी निशानदेही की है। मुझे उम्मीद है कि बीजेपी हो या हमारे आने वाले वजीर आजम हो, इस बात का ख्याल रखेंगे कि अक़लियत के हुकूक और अक़लियत के जमहूरियत में और हुकूमत में और पार्लियामेंट में अक़लियत की नुमाइंदगी के बगैर वो जमहूरियत नामुकम्मिल है। बीजेपी के इंतखाबी मंशूर का हवाला देते हुए कांग्रेस लीडर ने मुतनाज़ा मौज़ूआत को हवा देने पर हुकूमत के खिलाफ सख्त मुहिम चलाने का भी इंतबा दिया। वादे हैं जो वो पूरा करेंगे। वो अगर आइन के खिलाफ हैं तो हम उसे डटकर अपोज करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये जो भी उनके जो एजेंडा है, ये एजेंडा हम होने नहीं देंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। बीजेपी ने किशनगंज पार्लिमानी हल्के से शाहनवाज हुसैन को उम्मीदवारी दी थी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। ऐसे में बीजेपी अक़लियतों की नुमाइंदगी किसे सौंपती है, इस पर सबकी नजरें मरकूज हैं। ईटीवी न्यूज बेंगलुरु। दिल्ली में वाक़े इंद्रप्रस्थ पार्क के लिए कब्जा की गई कब्रिस्तान की 10 एकड़ जमीन से डीडीए ने दस्तबरदार होने का फैसला किया है। डीडीए जुमे के रोज 23 मई इस जमीन की तहदीद के साथ साथ कब्रिस्तान को दिल्ली वक्फ बोर्ड के हवाले करेगी। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जमीन की तहदीद के लिए इस सिलसिले में कोशिश करने वाले अफराद को भी मदऊ किया है। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ पार्क को 1984 में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर बनाया गया था। 50 से ज्यादा एकड़ में बनाए गए इस पार्क के लिए डीडीए ने जमीन मुहैया कराई थी। मुहैया कराई गई इस जमीन में मिलेनियम कब्रिस्तान की 14 एकड़ जमीन में से 10 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड से भी ली गई। डीडीए ने वादा किया था जब भी वक्फ बोर्ड को इस जमीन की जरूरत होगी, ये जमीन वापस कर दी जाएगी। ताहम वक्फ बोर्ड के एहतजाज के बावजूद इस जमीन को डीडीए ने वापस करना तो दूर, डीडीए जमीन पर अपना दावा करने लगा। ताहम गुज़िश्ता साल रमजान में कौमी अक़लियती कमीशन और वज़ारत शहरी तरक्यात ने डीडीए को जमीन हवाले करने की सिफारिश की, जिसकी बुनियाद पर अब डीडीए ने जमीन की तहदीद और हवालगी पर आमादगी जाहिर की है। ग़ालिबन यकम रमजान था जब कौमी अक़लियती कमीशन ने भी हमारे इस केस को बहुत तफसील से सुना और फिर वजाहत हबीबुल्लाह साहब ने डीडीए को हिदायत दी कि 20 दिन के अंदर आप इस 14 एकड़ जमीन का डिमार्केशन करें। और फिर मजीद अच्छी बात यह हुई कि खुद वज़ारत शहरी तरक्यात का LNDO डिपार्टमेंट, उसने भी बहुत वाज़ेह तौर पर
मुझे ये खत लिखा कि ये 14 एकड़ जमीन डीडीए डिमार्केट करे। मुस्लिम इलाके की आबादी और कब्रिस्तान कमेटी की कोशिशों के नतीजे में हुकूमत हिंद ने 1964 में इस शर्त पर 14 एकड़ जमीन कब्रिस्तान के लिए अलॉट की थी कि जमीन को किसी और मद में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बहरो मार्ग और रिंग रोड के दरमियान वाक़ इस जमीन को डीडीए और दिल्ली वक्फ बोर्ड के इत्तेफाक से इंद्रप्रस्थ पार्क के लिए दिया गया था। इस मामले से जुड़े अफराद का कहना है कि दरअसल डीडीए ने वक्फ बोर्ड को ऐसे सुनहरे ख्वाब दिखाए कि बोर्ड धोखा खा गया। उसने वक्फ बोर्ड को एक सब्ज बाग दिखाया, उर्दू का मुहावरा है, और ये कहा कि जब आपको जरूरत होगी तब आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतर सूरत पैदा हुई है कि डीडीए ने अपनी गैर कानूनी हरकत से बाज आने का फैसला किया है और कब्रिस्तान कमेटी और वक्फ बोर्ड को वापस करने पर उसने आमादगी जाहिर की है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल ये मरला अमली सूरत अख्तियार कर लेगा। 3 साल से ज्यादा अरसे से आरटीआई और मुलाकातों के जरिए इस मामले की पैरवी करने वाले इंतजार नईम को डीडीए ने जुमे के रोज होने वाली हदबंदी में शिरकत के लिए खत लिख कर मदऊ किया है। वक्फ बोर्ड के अफराद को भी बुलाया गया है। इंद्रप्रस्थ पार्क के लिए ली गई 10 एकड़ जमीन के मामले में कामयाबी के बावजूद अभी भी दिल्ली में महकमे आसार कदीमा और डीडीए के नाजायज कब्जे हैं, जिनको खाली कराया जाना भी एक टेढ़ी खीर बना हुआ है। ईटीवी न्यूज, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी को मुल्क में इख्तिदार मिलने के बाद अब नरेंद्र मोदी के बतौर वज़ीर-ए-आज़म हलफ लेने का दिन करीब आ गया है। नई हुकूमत से मुल्क की तमाम अवाम के तरह मुसलमानों को भी काफी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दानिश्वर तबका भी नई हुकूमत से उम्मीदें लगाए हुए है। दानिश्वर तबका का कहना है कि मोदी के ताल्लुक से राय कायम करना कब्ल वक्त होगा। उन्होंने कहा कि मुसलमान कौमी सतह पर आने वाली तब्दीली को कबूल करना सीखे। समझता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी साहब अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहेंगे, अपने को मजीद मजबूत करना चाहेंगे और अगले इलेक्शन में पार्टी को और बढ़ाना चाहेंगे, तो वो यकीनन वो सारे वादे जो माइनॉरिटीज के ताल्लुक से उन्होंने किए हैं, अकलियतों के ताल्लुक से किए हैं, उसको पूरा करेंगे। खासतौर से उन्होंने कई बार ये भी कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मुसलमानों के एक हाथ में कुरान हम देंगे, एक हाथ में लैपटॉप। तो मैं समझता हूं कि उसको मस्बत अंदाज में लेना चाहिए और उसको ये मान के चलना चाहिए कि हुकूमत की मजबूरी है कि वो अपने वादों को पूरा करे। लेकिन अगर मनफी अंदाज से देखिए, सीधी सादी बात यह है कि जो अवामी फैसला है जमहूरियत का में वो सराखों पर है और इम्तहान हिंदुस्तान के अवाम अपना दे चुके हैं। अब इम्तहान देना जो है वो सरकार को है, तो सरकार को अपने अमल से ये साबित करना होगा कि वो सारे हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करती है और हिंदुस्तान की फलाह और सलाह के लिए कोशिश करेगी। हमको इस नई हुकूमत को पूरा टाइम देना चाहिए, इससे जितने वायदे किए ताकि वो पूरे कर सकें। अगर वो पूरे उतरते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं होगी, लेकिन अगर वो पूरे नहीं कर पा सकते, जिस तरीके से उन्होंने सब हिंदुस्तान में अपने वायदे किए, तो उसको देखना पड़ेगा और कुछ टाइम नहीं देना पड़ेगा। माइनॉरिटीज के ताल्लुक से क्या उम्मीद है? नहीं, माइनॉरिटी के ताल्लुक से अब तो सब देखना ही पड़ेगा। इस वक्त मैं कुछ कहना नहीं चाहता कि 3 महीने की वर्किंग देखनी पड़ेगी, उसके बाद हम इसके बात करें। जहां फर्जी इनकाउंटर केस में इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक स्पेशल डायरेक्टर राजेंद्र कुमार और 3 बरसर खिदमत ओहदेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सीबीआई ने मरकज से मंजूरी तलब की है। तहकीकाती एजेंसी का कहना है कि मरकजी वजारत दाखिला की मंजूरी के बगैर अदालत सीबीआई की चार्जशीट पर गौर नहीं करेगी। काबिल गौर बात है कि बीजेपी ने इंटेलिजेंस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मुखालफत की है। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। ईटीवी उर्दू पर खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस मौके पर असदुद्दीन अवैसी ने वाज़ेह किया कि मजलिस अलहदा रियासत तेलंगाना की पहली हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। टीआरएस के सदर चंद्रशेखर राव के फर्जंद
के तारक रामाराव और इनकी पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ अकबरुद्दीन ओवैसी के घर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात के 4 दिन बाद मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी चंद्रशेखर राव के घर उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे। असदुद्दीन ओवैसी के साथ मजलिस के लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और MLC सैयद अमीन जाफरी भी थे। केसीआर की रहायशगाह पर असदुद्दीन ओवैसी का पुरतपाक खैर मकदम किया गया। के चंद्रशेखर राव से मुलाकात के बाद असदुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी इलाहाबाद रियासत तेलंगाना में कायम होने वाली TRS हुकूमत में शामिल नहीं होगी। We are not interested in occupying important posts of power. We are only interested in ensuring that development takes place. Our innermost desire and our dream is that this new state of Telangana should become the best state in terms of socio-economic indicators, in terms of human development indicators, in terms of secular and communal amenity over here. And this is what we will be working towards. And this is what we have assured him. So this is what we hope, and we want this to happen. And we'll give our fullest cooperation for the realization of Telangana state becoming the best performing states, wherein the poor people's problem will be addressed, and there will be peace and communal amity in the state of Telangana. असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि वो तेलंगाना की नई हुकूमत से तवक्को रखते हैं कि उर्दू को सरकारी जुबान का दर्जा दिया जाएगा। पुराने शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए 1000 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे और फिरका वाराना मुनाफरत को रोकने के लिए इक़दामात के तौर पर क्लोज सर्किट कैमरों की तनसीब, रियासत में बुनियादी मसाइल के हल, खासकर पानी और बिजली के मसाइल के हल के सिलसिले में इक़दामात किए जाएंगे। We assured him our fullest cooperation for the overall development of the new state of Telangana, and we hope that Telangana would become in the future one of the best performing states in India. And we had given him some of our suggestions. Number one, I'll just state in brief. That is, we wanted the new logo of Telangana to also include Charminar. Secondly, we had requested him and said that Urdu is a very important language in Telangana, so it should be given a joint first language status. ETV News, Hyderabad. आम इंतखाबात में करारी शिकस्त के बाद यूपी की सियासी जमातों में खलबली मची हुई है। बीएसपी सरबराह मायावती हार का ठिकरा मुसलमानों के सर फोड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी हुकूमत ममलिकती वजीर का दर्जा रखने वाले 3 दर्जन लीडरों को बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। सियासी तज्ज़ियानिगार और मुस्लिम रहनुमा हार जीत के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने को गलत बता रहे हैं। आम इंतखाबात में उत्तर प्रदेश की 80 पार्लिमानी सीटों में से 71 सीटों पर बीजेपी की जीत ने तमाम पार्टियों के होश उड़ा दिए हैं। एक भी सीट न जीत पाने वाली बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती सबसे ज्यादा परेशान हैं, लेकिन वो अपना रिवायती दलित वोट बैंक खिसकने का एतराफ करने के बजाय मुस्लिम वोट न मिलने का रोना रो रही हैं। सियासी तज्जिया निगारों के मुताबिक उन पार्टियों का रिवायती वोट बैंक खिसक चुका है। हार का ठीकरा मुसलमानों के सर फोड़ना सरासर गलत है। मायावती क्यों भूल जाती हैं कि 30 सीटों पर अगर वे नंबर 2 पे हैं, यहाँ पर इसलिए हैं कि वहां पर उनका दलित मतदाता खिसक जाने के बावजूद मुसलमानों ने उनके पक्ष में वोट दिया है। समाजवादी पार्टी को भी जो नंबर 2 सीटों पर कई जगह आई है, इसलिए आई है कि मुस्लिम मतदाताओं ने उनके साथ खड़े हुई होना बेहतर समझा है। इसलिए सही बात तो यह है कि जो भी धर्म निरपेक्षता की थोड़ी बहुत भी लाज वोटों के प्रतिशत के संदर्भ में बची है, वो केवल मुस्लिम मतदाताओं के कारण ही बची है। और जब जब वो हारती हैं तो मुसलमानों ही ऊपर वो मरती हैं कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, और जीतने का कभी सेहरा उन्होंने मुसलमानों को नहीं पहनाया। जब वो फुल अक्सरियत पर आ गई थी, बहुमत से भी ज्यादा कुर्सियां थी, तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने मुझे जिताया, और जब जब हारती है तो मुसलमानों ने हरवाया। ये उनका एक नया नहीं बल्कि पुराना जो है तो रवैया चल रहा है, पुराना उनका उसूल है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी हुकूमत पर पार्टी की शिकस्त का असर साफ दिखाई देने लगा है।
हुकूमत वजीर मुमलिकत का दर्जा हासिल करने वाले 3 दर्जन लीडरों को बाहर का रास्ता दिखा चुकी है और अभी कई वजीरों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। मुस्लिम रहनुमाओं के मुताबिक सियासी जमातों को हार के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार करार देने के बजाय अपना मुहासबा करना चाहिए। बस ये है कि देखिए, पार्टियों को अपनी समीक्षा करना चाहिए, कहाँ क्या कमी रह गई है उसको पूरा करना चाहिए, आने वाले वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए, तभी जो है तो ये कामयाबी मिल सकती है, वरना नहीं। सियासी तजिया निगारों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुसलमान 18% होने के बावजूद सेकुलरिज्म को बचाने के चक्कर में खुद ही शहीद हो गए। रियासत से एक भी मुस्लिम नुमाइंदे का पार्लियामेंट के लिए मुंतखब न होना इसका वाज़ेह सबूत है। ऐसे में मुसलमानों को अपनी सियासी हिकमत अमली पर असर-ए-नौ गौर व फिक्र करने की जरूरत है। DTV न्यूज, लखनऊ। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कर्नाटक में बीड़ी मजदूरी के मसाइल के हल के लिए बेंगलुरु में इजलास मुनक्किद हुआ। रियासत के वज़ीर इत्तलात आम्मा आर रोशन बेग की क़यादत में बीड़ी मजदूरों के वफ्द ने वज़ीर मेहनत परमेश्वर नायक से मुलाकात की। इजलास में बीड़ी मजदूरों के देरीना मसाइल के हल के लिए काबीना की सब कमेटी तश्कील देने के लिए वज़ीर आला से नुमाइंदगी करने का फैसला किया गया। कर्नाटक में बीड़ी मजदूरी पर एक बड़े तबके का इन्हिसार है। मुख्तलिफ इलाकों में लाखों अफराद ने इसे रोजगार के तौर पर अपना रखा है। इस पेशे में खवातीन की अक्सरियत है। चूंकि एक बड़ा तबका इस पेशे से वाबस्ता है तो इनके अपने मसाइल भी हैं, लेकिन आम मजदूरों की मिलने वाली सरकारी मराआत से ज्यादातर बीड़ी मजदूर महरूम नजर आते हैं। अपने दरीना मसाइल के हल के लिए बीड़ी मजदूरों के वफ्द ने रियासत के वजीर इत्तलात आम्मा आर रोशन बेग की क़यादत में वजीर मेहनत परमेश्वर नायक से मुलाकात की। इस मौके पर बीड़ी मजदूरों को मकानात फराहम करने, मुफ्त तिब्बी और तालीमी सहूलियात से आरास्ता करने का मुतालबा किया गया। तमाम बीड़ी मजदूरों को साथ लेकर मेरा ये एम है, एक जिंदगी का एक मकसद है कि जो तमाम हमारे अक़लियतों के भाई और बहन जो बीड़ी मजदूर हैं, इनको एक अच्छा सा छत मिले, रहने के लिए छत मिले, जिसमें कमरे में बाथरूम की भी सहूलत हो और रहने के लिए परमानेंट उनके नाम पे। इनमें से परेशानियां तो हर चीज की हैं, तालीम की, मेडिकल की, और इसमें सबसे ज्यादा मकानात की। तो मकानात की जो ये स्कीम है वो अजीज सेठ साहब जो मैसूर में करे, उनसे सीख कर हम लोग इसको बेंगलोर में, मंडिया में, चंपन में, रामनगर में, हरिहर में सब इसको फैलाए हैं। ये अच्छी तरीके से चल रहा है और इसे हमें कंटिन्यू करेंगे। अब रोशन बेग साहब का साथ उनका सपोर्ट हमें मिल रहा है आज से। इजलास में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि बीड़ी मजदूरों के मसाइल के हल के लिए काबीना की सब कमेटी तश्कील देना जरूरी है, लिहाजा इस सिलसिले में वजीर आला से नुमाइंदगी करने का फैसला लिया गया है। ಇದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತು ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಸಾಹೇಬರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ। ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಉಪಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಉಪಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತವಾದಂತಹ ವರದಿಯನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಂತಕ್ಕಂತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು। वाज़ेह है कि कर्नाटक की अहम सियासी शख्सियत मरहूम अजीज सेठ ने बीड़ी मजदूरों के मसाइल के हल के लिए तहरीक शुरू की थी, लेकिन अजीज सेठ के बाद रियासत में बीड़ी मजदूरी के मसाइल के हल की जानिब कम ही तवज्जो दी गई। ताहम अब वजीर इत्तलात आम्मा रोशन बेग की क़यादत में बीड़ी मजदूरों के मसाइल के हल के लिए दोबारा कोशिशें शुरू हुई हैं। ETV न्यूज, बेंगलुरु। तेलंगाना और सीमा आंध्र के 23 अजला में आज एमसेट मुनक्किद हुआ। इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्सों में दाखिले के लिए मुनक्किदा एमसेट में 3 लाख ने शिरकत की। वहीं दूसरी जानिब इम्तिहानी मराकज पहुंचने में 1 मिनट की ताखीर कई तलबा को महंगी पड़ी। एमसेट इम्तिहान की 24 मई को जारी की जाएगी, जबकि नतीजा 9 जून को जारी होगा। नाज़रीन, वहीं दूसरी जानिब जिला नलगुंडा में एक दिलखराश वाक़या पेश आया। एमसेट इम्तिहान के लिए अपने बेटे को इम्तिहानी मरकज ले जाने के दौरान सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई।
ताहम तालिब इल्म ने अपने वालिद की मौत के बाद भी एमसेट इम्तिहान में शिरकत की। का अंदाजा इस वाक़े से लगाया जा सकता है कि जिला नलगुंडा में एक तालिब इल्म ने अपने वालिद की मौत के फौरन बाद एमसेट इम्तिहान में शिरकत की। नलगुंडा के भुंगीर से ताल्लुक रखने वाले उत्तम कुमार एमसेट इम्तिहान में शिरकत के लिए अपने वालिद रघुवेंद्र के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि एक लारी ने रघुवेंद्र की मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी और मौके पर ही रघुवेंद्र की मौत हो गई। ताहम उत्तम कुमार ने हिम्मत नहीं हारी और अपने वालिद की मौत के बाद भी एमसेट इम्तिहान में शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। उर्दू के मारूफ स्कॉलर डॉक्टर मनाजिर आशिक हरगानवी नालंदा का एक ऐसा नाम है जो खामोशी से उर्दू अदब के जखीरे में इजाफा कर रहा है। रांची दौरे के मौके पर हमारे नुमाइंदे नौशाद आलम ने इनकी खिदमात का जायजा लिया। पेश है रिपोर्ट। डॉक्टर मनाजिर आशिक हरगानवी उर्दू अदब के लिए नया नाम नहीं है। बिहार के नालंदा जिले से उर्दू का एक खादिम बड़ी ही खामोशी से उर्दू जबान अदब के जखीरे में इजाफा कर रहा है। ये सीले रवा 1963 से शुरू हुआ, जिसे 1978 में रिसाला कोहिसार का नाम मिला। तब से कोहिसार अदब के उफक पर पूरी आबोताब से जगमगा रहा है। इस अदबी रिसाले की अपनी इंफरादियत है। वो क्या है, सुनिए खुद मुदीर की ज़बानी। और मेरे रसाले की अहमियत दूसरे रसालों से अलग इस माने में है कि हम मतरूक असनाफ, जदीद असनाफ और नई असनाफ को फौकियत देते रहे हैं। डॉक्टर मनाजिर आशिक हरगानवी का अदबी सफर महज एक रिसाले तक महदूद है, ऐसा नहीं है। दरअसल ये अपने आप में एक अंजुमन है। दर्स तदरीस इनका ओढ़ना बिछौना रही। कई इदारों में इल्म के प्यासों को सैराब किया और भागलपुर यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू से वजीफे पर सबकदोश हुए। तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि डॉक्टर आशिक ने तकरीबन कई असनाफ सुखन पर तबा आजमाई की और उर्दू अदब का ऐसा कोई गोशा बाकी न रहा जिस पर डॉक्टर मनाजिर आशिक की तस्नीफ न आई हो। इनकी अदबी खिदमात के एतराफ में इन्हें यूं तो कौमी और बैनुल अक़वामी कई अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन इनमें दिल्ली साहित्य अकेडमी अवार्ड, लंदन का अल्ताफ हुसैन हाली अवार्ड, डेनमार्क का वलीद अकनी अवार्ड सबसे अहम है। मेरी किताबों की तादाद 158-159 हो गए अभी तक। इस साल जनवरी, फरवरी, मार्च में 3 किताबें आए, 2 किताब और प्रेस में है। 160 अभी इसी महीने में अप्रैल में 160 की तादाद हो जाएगी। डॉक्टर मनाजिर आशिक ने उर्दू के साथ इलाकाई जबानों पर भी काफी काम किया है। हिंदी जबान में 8 किताबें, अंगिका जबान में कहानियों के 5 मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। फिलहाल डॉक्टर मनाजिर आशिक की 4 जबानों अंगिका, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू पर मुश्तमिल एक डिक्शनरी और अंगिका जबान में मंजर पस मंजर मौजू ज़ेर तबात है। डॉक्टर साहब की अदबी जिंदगी पर 2 यूनिवर्सिटीज में रिसर्च भी हो रही है। डॉक्टर मनाजिर आशिक हरगानवी पर दीगर मुसन्निफीन की अब तक 11 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। ईटीवी न्यूज, रांची। मध्य प्रदेश अकादमी के ज़ेर-ए-इत्तिमाम गुलाबी उर्दू के खालिक हजरत मुल्ला रमूजी की यौम पैदाइश के मौके पर बुजुर्ग शोरा और उदबा की खिदमात के एतराफ में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में शहर के शोरा और उदबा ने अकादमी के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह किया। भोपाल के भारत भवन और डायरेक्टोरेट के फंड से इफ्तिखार ड्रामा तकरीब 2014 मनाई जा रही है। उर्दू जबान को आम करने और इसे समझने के लिए उर्दू ड्रामा मदरसे बालगान पेश किया गया। इस ड्रामे को भोपाल के ड्रामे को फरूख शेख खान ने पेश किया। ये ड्रामा मजाहिया है और ये समाज पर तंज है। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब।